मंडी वाले रसोइया की कहानी। गांव के एक छोटे से होटल में एक विशेष रसोइया काम करता था। वे विभिन्न प्रकार के भोजन में माहिर थे और विशेष रूप से उनकी बिरयानी और मिट्टी अंगीठी चिकन बहुत प्रसिद्ध थे। गांव के लोग भोजन के लिए उनके होटल की ओर आकर्षित होते थे, क्योंकि वह पेशेवर तौर पर हमेशा कुछ नया और अनोखा बनाते रहते थे। समय बीतते बीतते उसे नए विचार आने लगे। उसे लगने लगा कि उसे अपने खाने की पेशेवरी में कुछ नया करना चाहिए। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न उसे मंडी स्टाइल बिरयानी पेश की जाए। अगले दिन जब गांव के लोग खाने के लिए होटल आए, तब उसने अपनी नई विशेषता मंडी स्टाइल बिरयानी की पेशकश की। यह बिरयानी बड़ी प्लेट में परोसी जाती थी, जिसमें चिकन के टुकड़ों और चावल के साथ साथ खास मंडी मसाला डालकर बनाई जाती थी। यह नया प्रयास गांव के लोगों को बहुत पसंद आया और होटल की छात्रवृत्ति में भरपूर विश्वास भी बढ़ गया। धीरे धीरे रसोइया के दिमाग में और भी विचार आने लगे, क्योंकि वह सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि बेहतर बनना चाहता था। उसके मन में विचार आया कि गांव के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसे एक और नया प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपनी मंडी शैली की बिरयानी को बड़ी प्लेटों में परोसने का फैसला किया, लेकिन इस बार एक नए तरीके से। वह गांव के लोगों के सामने मिस्त्री की थाली लेकर आए, जिसमें बड़ी बड़ी बिरयानी परोसी गई थी। वह इसे चैलेंज बिरयानी के नाम से पेश करता था। चैलेंज बिरयानी का एक नियम था, अगर कोई व्यक्ति उस बड़ी प्लेट बिरयानी को एक बार में खत्म कर देता है तो उसे खाना मुफ्त में मिलेगा। यह चैलेंज बिरयानी बहुत जल्द गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया। लोग इस चुनौती को लेने लगे और वे बड़े प्लेट में बिरयानी खाने का प्रयास करने लगे। कुछ लोग सफलता प्राप्त करके मुफ्त खाना भी प्राप्त करने लगे। इसी बीच कुक ने एक और नया प्रयास किया। उसने सोचा कि क्यों न उसकी बिरयानी की प्लेट को और भी बड़ा बनाया जाए, ताकि एक साथ 10 लोग उसे खा सकें। वो इस नए प्रयास को साकार करने के लिए तैयार हो गए। अगले हफ्ते होटल में एक औरत आई, जिसने बड़ी प्लेट में बिरयानी खाने की इच्छा जताई। उसने अपने साथ अपने दोस्तों को भी लाया और उनसे चैलेंज करवाया कि वे बड़ी प्लेट में बिरयानी खाकर मुफ्त खाना प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी नियमों का पालन किया और सफलता प्राप्त की। वो अपने दोस्तों के साथ मुफ्त खाना खाने के बाद खुशी खुशी होटल छोड़ी। उसकी सफलता ने होटल को और भी प्रसिद्ध किया और वो अब मंडी वाला के नाम से मशहूर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे किसी छोटे से होटल के कुक ने नए और अद्वितीय विचारों के साथ अपने खाने की पेशेवरी को और भी मजबूती दी, और उसने कैसे लोगों के बीच में अपनी एक खास पहचान बनाई। वह न केवल आधिकारिक प्रणाली के साथ बल्कि नवाचारपूर्ण सोच के साथ भी उन्हें मजा देने का प्रयास किया। हीरापुर नामक एक सुंदर गांव था। उसी गांव में संतोष नामक एक आदमी विशेष तरह का चिकन मंडी बिरयानी बनाकर उसी गांव में बेचता था। एक दिन वो चिकन मंडी बिरयानी बनाकर बेचने लगता है। चिकन मंडी बिरयानी, विशेष चिकन मंडी बिरयानी, आइए बाबू आइए। ऐसा चिकन मंडी बिरयानी आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए जल्दी से आइए और खाइए। एक चिकन मंडी बिरयानी का सिर्फ 250 रुपए। जल्दी आइए बाबू, जल्दी आइए। उसके ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बेचने के कारण आते जाते लोग उसी के मंडी के दुकान जाकर वहाँ बिरयानी को खरीद कर खाते थे। अरे संतोष, तुम्हारे तरह ये विशेष बिरयानी और कोई नहीं बना सकता। कितना ताजा और कितना स्वादिष्ट है ये बिरयानी। सच में तुमने कमाल कर दिया। ये तो मुझे पता है कि मेरे तरह इस विशेष चिकन मंडी बिरयानी को यहाँ और कोई नहीं बना सकता।
ये कह के वो उसके दुकान आए हुए मेहमान को बिरयानी देते हुए रहता है। ऐसे ही इसके स्वादिष्ट बिरयानी बनाने के कारण उसके ही नहीं बल्कि आसपास के सारे गांव वाले भी संतोष के मंडी दुकान आके ही बिरयानी खाते थे। इसी कारण उसका दुकान बहुत कम समय में बहुत ही प्रमुख जगह बन जाता है और ऐसे ही उसे बहुत पैसे भी मिलते थे। अब इतने पैसे उसकी आंखों के सामने देखकर संतोष समझ गया था कि उसके जैसे बिरयानी आसपास में कोई नहीं बना पाएगा और इसी कारण उसे घमंड भी आ जाता है। इसीलिए वो आए हुए मेहमानों से घमंड होके बात करता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर संतोष का बेटा वसंत उसके पास आता है। पिताजी, मुझे डिग्री में बहुत अच्छी संख्या मिली है। मैं चाहता हूँ कि ऊंची पढ़ाई करके पुलिस बनूं। अरे मेरा बेटा तो बड़ा बन गया है, अब इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है। ये अगर मेरे ही साथ काम करेगा, यहाँ व्यापार संभालेगा तो हम और पैसे कमा पाएंगे। वैसे भी मैं अकेले कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मदद में एक हाथ तो चाहिए ही। और तो और मैं अपने बेटे को काम सिखाकर उसे अपने पास ही रख सकता हूँ ताकि वो मुझे काम में भी मदद करे और इस व्यापार को संभालने में भी। वसंत, तुम्हें पुलिस बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हें पढ़ाऊं। इसीलिए यही बेहतर है कि तुम मेरे साथ व्यापार में साथ दो और यहाँ दुकान में मुझे मदद भी चाहिए। और तो और ऐसे हमारे व्यापार को संभाल के मेरे साथ मदद करते हुए काम करोगे तो पुलिस की नौकरी की वेतन से बहुत ज्यादा कमा पाओगे। और कब समझोगे बेटा, मेरे साथ काम करो, ज्यादा पैसे कमाओ और खुश रहो। अब चुपचाप कल से यहाँ शुरू हो जाओ, ठीक है? क्या मैं अपना पढ़ाई रोककर पापा के साथ मंडी की बिरयानी बना के उसे बेचूं? हाँ, अब अगर पापा की बात नहीं सुनूंगा तो वो बहुत बुरा मान जाएंगे, तो अब करना ही पड़ेगा और उनका बात सुनना ही पड़ेगा। यही सोचते हुए वो निराश होकर अपने घर चले जाता है और इस सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। अरे हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं पापा के साथ सुबह दुकान में उनकी मदद करूँगा और शाम को घर लौटते ही अपनी पुलिस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाऊंगा। पैसे मैं पापा को पता चले बिना माँ से ले लूंगा। ऐसे तो पापा भी खुश रहेंगे और मैं भी। ऐसे ही उसके बाद उसके फैसले के मुताबिक ही वसंत दिन में अपने पापा के साथ और उनकी मदद करते हुए रहता था और रात में उसकी माँ की सहायता से पुस्तकों को खरीदकर पुलिस बनने की तैयारी करता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर उसकी परीक्षा का वक्त आता है। परीक्षा के दिन सुबह वो उसके पिता के साथ दुकान नहीं जाता है बल्कि वो अपना परीक्षा खत्म करके वहाँ से दुकान चले जाता है और हर रोज की तरह उसके पिता की मदद करने लगता है। लेकिन रात भर की पढ़ाई के कारण उसे बहुत नींद आने लगती है और वो दुकान में काम करने के बजाय गहरी नींद आने के कारण टेबल पे सो जाता है। टेबल पे सो जाना वसंत के पिता संतोष देखते हैं और गुस्से में उसके पास जाकर ऐसे कहते हैं, वसंत, वसंत, सुबह सुबह तुम्हें नींद क्यों आ रही है? तुम रात भर सोए नहीं? जी पापा, वो मुझे नींद आ गई अचानक तो मैं सो गया। माफ कीजिए, मैं काम करना शुरू कर दूंगा। वसंत, तुम ऐसे ही करोगे तो अमीर छोड़ो नालायक बन जाओगे। और इतना ही नहीं, ये दुकान ही हमें वो पैसा देगा जिसके सपने हम देख रहे हैं। ऐसे ही सोते रहोगे तो सपना सच कब करोगे? ऐसे गुस्से में उसको डांटकर संतोष वहाँ से चले जाता है। वसंत की परीक्षा खत्म हो जाने के कारण वो अगले दिन से हर रोज की तरह उसके पिता के दुकान जाकर सारे काम वैसे के वैसे ही करने लगता है और उसके परीक्षा के परिणाम का इंतजार भी करता है। कुछ दिन बाद उसके परीक्षा के परिणाम आ जाते हैं। उसमें वसंत के अच्छे मार्क्स आने के कारण उसे जल्द ही पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जाने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे कहने के बावजूद तुमने पढ़ाई करके पुलिस की नौकरी के लिए कोशिश किया है। मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया कि उससे ज्यादा पैसे हमारे इस व्यापार में आएंगे। चलो छोड़ो, तुम्हें तो वैसे भी ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अब से तुम्हारे बिना भी यही व्यापार अच्छा चलेगा और अकेले ही मैं इसे खूब चला सकता हूँ। तुम्हारे आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और अब से
तुम्हारा घर में रहना या ना रहना तुम्हारी मर्जी है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब से मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना है, तुम्हें जो करना है करो। ऐसे गुस्से में वसंत पे क्रोधित होकर संतोष वहाँ से चले जाता है। काश पापा समझ पाते कि पुलिस की नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है और यही मेरा ख्वाब है, मेरा सपना है और मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ। अब नहीं समझ पा रहे हैं। आशा करता हूँ कि पापा कभी न कभी मेरी इस बात को, इस सपने को समझ पाएंगे। पर अगर अब मैं इनके लिए ये नौकरी छोड़ दूंगा तो आगे कभी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे देर नहीं करना होगा, अभी मुझे पुलिस की ट्रेनिंग के लिए चले जाना होगा। उसके फैसले के मुताबिक ही कुछ ही महीनों में वो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए चले जाता है। ट्रेनिंग खत्म करते ही उसके अपने गांव के पड़ोस गांव में उसको इंस्पेक्टर का नौकरी मिलता है। जब वो अपने पिता के पास ये खुशखबरी देने जाता है तो वो उनसे बात तक नहीं करते हैं और उनका मुंह मोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। वसंत उसकी नौकरी बहुत इज्जत और जिम्मेदारी से निभाता है और इसी कारण उस सारे गांव में और पड़ोसी गांव में भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। और यहाँ संतोष उसके दुकान में कोई भी नौकर नहीं लगाता है, अकेले ही सारे काम करते रहता है। और ये सब उसी गांव में रहने वाले दो आदमी दूर से देखते रहते हैं। संतोष को सारा दुकान और व्यापार अकेले संभालते हुए देख वो दोनों आदमी एक दिन जब संतोष उसके दुकान पे नहीं था, उस मौका देखकर उस दुकान को कब्जा कर लेते हैं। दुकान को लौटने के बाद जब संतोष देखता है कि उसके दुकान में दो नए लोग काम कर रहे थे, वो चौंक जाता है और उनसे जाकर पूछता है, आप इसी गांव के लोग हो ना? क्या आपको पता नहीं है कि ये मेरा दुकान है? आप यहाँ बिरयानी क्यों बना रहे हो? हाँ, ये हमारा दुकान है। तुम हमारे दुकान आकर हमसे ही पूछ रहे हो? तुम ये बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? ऐसे हमारे दुकान को तुम्हारा दुकान कहोगे तो हम चुप नहीं बैठने वाले। उन आदमियों का ऐसे कहने के कारण संतोष चौंक जाता है और उसके पड़ोसी दुकान वाले के पास जाता है। भैया, आपको तो पता है कि ये मेरा दुकान है, तो ये लोग आ रहे थे, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे वाह, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तो तुम बहुत घमंड थे। अब जब तुम्हें हमारी जरूरत आ गई तो हम क्यों तुम्हारी मदद करें? चलो जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो बहुत निराश हो जाता है और उसी दुख में संतोष उसके घर चले जाता है और हर दिन यही सोचता है कि इस मुसीबत से वो बाहर कैसे आए। और ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद संतोष को उसके पड़ोस गांव के दोस्त की याद आती है और उसके पास जाकर वो जो कुछ भी हुआ समझाता है। तब उसका दोस्त, अरे संतोष, इस बात के लिए इतना दुख? तुम चिंता मत करो, हमारे गांव का पुलिस अधिकारी जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान है, सबकी मदद करते हैं। जब हमारे गांव वासी का बाइक खो गया था तब भी उस पुलिस इंस्पेक्टर ने हमारी बहुत मदद की थी और उस आदमी को उनका बाइक भी लौटा दिया। वो इतने अच्छे आदमी हैं, मुझे जरूर यकीन है कि वो तुम्हारा भी मदद करेंगे। चलो बिना कोई देरी के उनके पास चले जाते हैं। ये कहकर संतोष का दोस्त उसको उस पुलिस अधिकारी के पास ले जाता है। इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरा दोस्त संतोष। और जो कुछ भी हुआ वो इंस्पेक्टर को बताता है। जब संतोष इंस्पेक्टर से मिलने जाता है, वहाँ अपने बेटे को देख संतोष चौंक जाता है और बिना कुछ बात किए वो वहाँ से चलने लग जाता है। पापा रुकिए, हमारे दुकान पे किसी ने कब्जा कर दिया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, हम हमारी दुकान को वापस पाएंगे, चलिए। अरे संतोष, इंस्पेक्टर साहब तुम्हारे बेटे हैं, तुमने तो ये बात बताई भी नहीं। अरे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा बेटा है, ये काम करके ही वापस आएगा। चलो हम भी उसके साथ जाते हैं। और ऐसे वो तीनों संतोष के दुकान के पास जाते हैं। वहाँ दो और लोगों को काम करते हुए देख, हम सालों से इस दुकान में काम कर रहे हैं, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम यहाँ कब्जा करके बिरयानी बना के बेच रहे हो? हमारी दुकान हमें वापस कर दो, वरना तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे साहब, हमें तो पता भी नहीं था कि ये आपका दुकान है, हमने इसका कब्जा कर दिया और उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है,
आप आपकी दुकान को वापस ले लीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे साहब। आइंदा अगर ऐसे ही किसी का दुकान या कुछ भी कब्जा किया तो देखना क्या होगा। जी साहब, माफ कीजिए। उसके बाद वसंत उसके पिता संतोष को और संतोष के दोस्त दोनों को उसके घर ले जाता है। बेटा, मैंने तो तुम्हारी बात भी नहीं सुनी थी, पर फिर भी तुमने मेरे खिलाफ कोई भी गुस्सा नहीं रखा है, और जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुमने ही हमारी दुकान को उन लोगों के कब्जे से आजाद किया। अगर तुम पुलिस की नौकरी नहीं करते या पुलिस की पढ़ाई नहीं करते तो आज ऐसा नहीं होता। हम दोनों शायद उसी दुकान में काम करते हुए किसी के और के कब्जे के कारण रो पड़ते थे। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाते, पर आज तुम्हारी इस पढ़ाई के कारण ही मैं इस मुसीबत से निकल पाया हूँ। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। कोई भी नौकरी करते हुए ज्यादा पैसे कमाकर घमंडी रहना सही नहीं है। तुम्हारी तरह अच्छी पढ़ाई करके, मेहनत करके, काम करते हुए सारे गांव वालों का इज्जत कमाना सच्चा काम है, और यही नेक और ईमानदार काम है। ये मैं समझ नहीं पाया बेटा, और इसके लिए मुझे माफ कर दो। पापा, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। चलो, ये सब भूलकर हम पहले की तरह खुश रहेंगे। तब से संतोष घमंडी व्यवहार छोड़कर सभी के साथ अच्छे से बात करते हुए, मेहनत से काम करते हुए उसके व्यापार को संभालते रहता है, और दूसरी तरफ उसका बेटा वसंत पुलिस की नौकरी करते हुए सबकी सहायता करते हुए खुश रहता है। दोनों मिलकर उनके अपने अपने काम का इज्जत करते हैं और खुश रहते हैं। एक समय की बात है, मोहन और पद्मावती नाम के दो भाई बहन रहते थे। मोहन बड़ी पढ़ाई कर बड़े शहर में अपने बीबी बच्चों के साथ रहता था, पर पद्मावती जिस शहर में पढ़ाई की उसी शहर के जान पहचान के एक लड़के रघु से शादी करके वहां पर बस गई। पद्मावती के पास सुंदरता के साथ साथ कई गुण थे। वो अपने पति के साथ सम्मान मेहनत करती। पद्मावती घर पे बहुत मेहनत से समोसे बनाती और उसका पति रघु उस समोसों को टोकरी में डाल के अपनी साइकिल पे रख के गांव में बेचा करता था। समोसे समोसे। उन समोसों से कमाए हुए पैसे रघु घर लेकर आता था। उस तरह 6 साल गुजर गए। उन 6 सालों में पद्मावती को 3 बच्चे हुए, 2 लड़की और 1 लड़का। अपने तीनों बच्चों की भविष्य को दृष्टि में रखते हुए पद्मावती और रघु बहुत मेहनत से काम किया करते थे। पद्मावती के समोसे उस गांव में बहुत मशहूर थे। एक दिन पद्मावती का भाई मोहन पद्मावती के पूरे परिवार से मिलने शहर से गांव आया। बहन, और कितने दिन यहाँ रहोगी? शहर आकर यहाँ करने वाली समोसे का धंधा वहाँ कर लो ना। इसी दौरान रघु घर पर आया तो मोहन ने भी उसे यही बात दोहराकर बोला, अगर बच्चों का भविष्य शहर में अच्छा रहेगा तो हम जरूर आएंगे जीजा जी। जिस जगह पर बहुत ज्यादा लोग नौकरी करने आते हैं वहां पर अपने समोसे का धंधा शुरू करो। मैं जहां नौकरी करने जाता हूं, हर सुबह मेरे साथ आके साइकिल पे समोसे बेचो। जैसे मोहन ने कहा उसी तरह रघु शहर चला गया। मोहन के घर के बाजू में ही एक छोटा सा घर किराए पे लेकर वो लोग वहां रहने लगे। बिल्कुल गांव के जैसे यहाँ भी पद्मावती समोसे बनाती और रघु उन्हें साइकिल पर रखकर मोहन के साथ नौकरी करने के जगह जाके समोसे बेचना शुरू किया।
हर दिन मोहन नौकरी पे जाता और पैसे कमा कर लेकर आता। वैसे ही रघु भी समोसे बेचकर हर दिन पैसे कमाकर घर लेकर आता था। पद्मावती के हाथों से बनाए हुए समोसे शहर वालों को भी बड़े स्वादिष्ट लगते थे। हर दिन रघु जितने समोसे लेकर जाता वो सारे समोसे बिक जाते। इस तरह उन बेचे हुए समोसों के पैसों से रघु ने एक छोटा सा समोसे का ठेला खरीद लिया और गरम गरम समोसे वहीं पे बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ पद्मावती गरम गरम समोसे बनाती थी और दूसरी ही तरफ रघु उन समोसों को बेचा करता था। अब तो पहले से ज्यादा कमाई होने लगी थी। जिस तरह पद्मावती और रघु पूरी लगन से कमाई करते थे, उनकी मेहनत के वजह से जिस जगह पर वो छोटे से साइकिल से अपना धंधा शुरू किया, उसी जगह एक छोटी सी ठेला खरीदने के बाद एक बड़ा ठेला भी खरीदा और उसके बाद उन्होंने 2 लोगों को भी वहाँ पर काम पे रखा। इसी तरह उनके समोसे का धंधा बहुत अच्छा चला, लेकिन इतने सारे ग्राहक बढ़ गए कि समोसे खत्म होने की वजह से उनमें से काफी ग्राहक निराश होकर वहां से लौटने लगे। पद्मावती और रघु के दिन रात के मेहनत के वजह से अब वो जगह समोसा सेंटर के नाम से मशहूर होने लगी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने 10 और काम करने वालों को रख लिया, साथ ही साथ 30 ग्राहकों के बैठने के लायक जगह भी बना ली दुकान में। जैसे समय बीतता गया, वैसे पद्मावती के भी बच्चे बड़े होने लगे। मोहन भी रघु के जैसे बढ़ता गया और अच्छी आमदनी कमाने लगा। एक दिन नौकरी खत्म करके मोहन घर लौट जा रहा था। तभी उसने पद्मावती और रघु का समोसा सेंटर देखा और वहां गया। मेरी दी हुई सलाह के वजह से ही तुम लोग इतनी सफलता पाए हो। मैं तुम लोगों को एक और सलाह देता हूँ, सुनो। वो क्या सलाह है भैया? मैं 10 सालों से देख रहा हूँ, रघु इतने सारे लोगों को समोसा सेंटर में संभालता है। उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। रघु मैनेजर के पोस्ट के लिए एकदम सही रहेगा। मेरे जैसा बड़ा जॉब, मेरे जैसा बड़ा नाम, अगर काम पसंद आए तो इनाम। यहाँ हर दिन रघु अपने हुनर और समय को बर्बाद कर रहा है। ये क्या भैया? हम सोच रहे थे आपके काम से हमारा काम बहुत ज्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 साल पहले एक साइकिल स्टैंड के ऊपर एक छोटी सी टोकरी के अंदर हम समोसे बेचा करते थे। उसी दौरान आपकी भी नौकरी लगी थी, लेकिन उस दिनों हम रोज 800 रुपए कमाया करते थे और आपकी महीने की तनख्वाह 10,000 थी। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। अब हम एक बहुत बड़े समोसे की दुकान के मालिक हैं। इस पूरे एरिया में बहुत मशहूर है। आप इन 10 सालों में मैनेजर बने, जिसके वजह से आपकी महीने की तनख्वाह 1 लाख हो गई है और हमारी 1 लाख से भी ज्यादा आमदनी है। हमने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो भी किया सब सही किया भैया। भविष्य के लिए? वो कैसे? जीजा जी, हमने बहुत कम पैसों से अपना धंधा शुरू किया था। हमारे बच्चों को हमने जिस तरह मेहनत की, उस तरह मेहनत की जरूरत नहीं है। एक दिन मेरा बेटा इस समोसे का ध्यान रखेगा और संभालेगा, पूरी तरह से बने हुए बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। आपके बच्चों को वापस शुरुआत से मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी तरह आपके बच्चे सीधे आपके दर्जे पर नहीं बैठ सकते। आपके कंपनी के मालिक के बच्चे उस दर्जे पर बैठ सकते हैं, पर आपके बच्चे आपके दर्जे पर आते आते उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
अब बोलो जीजा जी, कौन किसका हुनर और समय बर्बाद कर रहा है? इन सारी बातों को सुन के मोहन को भी लगा कि जो पद्मावती और रघु बोल रहे हैं वो एकदम सही है। वो चुपचाप सोचते हुए वहाँ से चला गया। पद्मावती और रघु ने अपने दोनों बेटियों की शादी कर दी और अपने बेटे को समोसा सेंटर का धंधा सौंप दिया। पद्मावती के लड़के को बहुत मेहनत से काम करता हुआ देखकर और अच्छा नाम कमाते हुए देखकर मोहन ने अपनी बेटी को उससे शादी करने का फैसला किया और यह सोचकर रघु और पद्मावती से पूछा, जिसके लिए सब लोग खुशी खुशी मान गए। अब सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ही नहीं, मेरी भी बेटी की जिंदगी खुशी खुशी कटेगी।